और वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस और कंसेप्ट ऑफ WSM, ULM एंड LSM। दैट इज WSM स्टैंड फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ULM मतलब अल्टीमेट लोड मेथड, एंड थर्ड वन इज LSM दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। ओके, सो आज हम लोग इस तीनों के बारे में बेसिक्स जानेंगे, क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल को अलविदा बोलेंगे। सो स्टार्ट करते। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ बोले थे, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोग जिक्र किए थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोग जिक्र किए थे कि ये जो है IS 456 2000 के टेबल नंबर 1.1 में है। ये 1.1 में नहीं, बेसिकली ये टेबल नंबर 2 में आप लोग को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लिए और देख लीजिएगा, ये टेबल नंबर 2 में है, ना कि 1.1 में। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग WSM क्या है। WSM जो है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, राइट। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना। इसको अच्छा, आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए और हर एक टॉपिक को नोट करते जाइए, बिकॉज आज मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है और कल से हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन दिस वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। ओके, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो था 1960s के टाइम में आया था, राइट। सो इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिजाइन। इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी एंड एज्यूम्स बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर ओबेज हुक्स लॉ। इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था, और यही इसका ड्रॉबैक भी था थोड़ा बहुत, कि इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड मतलब वो हुक्स लॉ को ओवे करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हुक्स लॉ को ओवे भी कर रहा है, तो हुक्स लॉ को ओवे करेगा मतलब स्टील, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट reinforced concrete structures, that is steel and concrete, we are discussing about steel and concrete. So steel and concrete अगर दोनों इलास्टिक रहेगा तो दैट मस्ट फॉलो, अगर ओवे कर रहा है हुक्स लॉ, दैट मस्ट फॉलो द लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि नहीं होता था। सो अभी हम लोग समझते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या क्या था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो इंटरव्यू देते हैं उनके लिए भी। तो क्या बोला था? इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिजाइन, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी and it assumes that both the steel and concrete obeys Hooke's law. इसका मतलब क्या होगा? the stress is directly proportional to strain, है ना। अप टू कहां तक? अप टू कोलैप्स लिमिट, अप टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स तक क्या होता था? स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों लीनियरली जाता था। जैसे मान के चलिए ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये मान के चलिए क्या है, सॉरी, ये मान के चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, और आपका अगला जो है ये मान के चलिए क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे स्ट्रेस का अगर डायग्राम बनाए तो ये ऐसे जाएगा दोनों केस में, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस थोड़ी देर में करेंगे। फिर क्या बोला? बेस्ड ऑन दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट। मतलब दोनों का बॉन्ड जो था परफेक्ट था, और वो आपको बताया भी था कि वाई स्टील इज कंसिडर्ड एज रिइंफोर्समेंट, उस लास्ट वीडियो में आप लोग बताए होंगे। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें जो था परमिसिबल स्ट्रेस जो था मटेरियल का ऑब्टेन होता था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस? परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट एंड परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इज डिफरेंट, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस? सो परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज नथिंग, it is the yield stress, sorry, it is the ultimate stress of concrete divided by ultimate state of concrete divided by factor of safety। डिवाइडेड बाय मतलब क्या हो गया? कंक्रीट के केस में क्या हो गया? ये कंक्रीट के केस में हो गया आपको, रुकिए, कंक्रीट के केस में हो गया ये अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है ना, सॉरी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यू विल गेट दी परमिसिबल स्ट्रेस, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब आप बोलिएगा सर फिर स्टील के लिए क्या हो गया? कंक्रीट, है ना। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो रहा है यहाँ पे ये भी हम बताएंगे। अब स्टील के लिए क्या हो गया? ये जो सेम बात है वो स्टील के लिए क्या होगा? तो स्टील के लिए हो जाएगा 0.2% ऑफ
0.2%, फिर से लिख देते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, क्या हो रहा है, प्रूफ स्ट्रेस है ना, को अगर प्रूफ स्ट्रेस ऑफ स्टील है ना, कल बताए थे प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी बॉडी को खींचते हैं, फिर हम लोड रिलीज करते हैं, तो वो कंप्लीटली अपना शेप रिगेन नहीं करता, मतलब ऐसे नहीं हो पाता, उसमें कुछ गैप रह जाता है। यही जो गैप है, इतना जो बचा, ये होता है प्रूफ स्ट्रेन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस। अगर इस प्रूफ स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दी परमिसिबल स्ट्रेस, किस चीज का, स्टील का, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस किसका, स्टील का। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब बात आता है कि सर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए आप लोग ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर आईएस किसके अकॉर्डिंग, एज पर आईएस 456/2000 है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या करेंगे, पहला कंक्रीट का, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 3.0। ये ध्यान पे रखिए, कोड का बात है, मैं अपना स्पेशल कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस कोड के कंसर्न में मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा स्टील के लिए हम लोग जो लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कोड, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1.8। करेक्ट। सो जो भी यील्ड स्ट्रेस, जो भी अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा, अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मिलेगा, है ना। और जो भी 2% प्रूफ स्ट्रेस वाला वैल्यू होगा, उसको अगर 1.8 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब क्या बोला, इन दिस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर नॉट एक्सीडेड एनीवेयर इन दी स्ट्रक्चर, है ना, when it is subjected to worst combination of working load। ठीक है, worst condition of working load होगा तो permissible stress को उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाई नहीं करता है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल, बट बहुत इजी और रिलायबल है, लेकिन एज पर आईएस कितना है, आईएस 456/2000, दिस मेथड इज टू बी यूज्ड ओनली इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज्ड LSM ऑफ डिजाइन, मतलब लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, मतलब जो लिमिट स्टेट मेथड आईएस कोड दिया है उसमें जहां पे लिमिट स्टेट के अप्रोच नहीं है, लाइक ब्रीजेज हो गया, ट्रस हो गया, इस सब में जनरली अभी तक भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज होता है ना। तो इसके लिए हम लोग इस जगह पे हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों उतना पॉपुलर नहीं हुआ, उसको भी समझना हमको जरूरी है। तो फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। सो देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ WSM क्या, मैं पहले ही बोला कि इट एज्यूम कंक्रीट इज इलास्टिक, बोथ कंक्रीट एंड स्टील दोनों को इलास्टिक माना था, लेकिन यहाँ पे मैं कंक्रीट को मेंशन किया हूँ, प्रोजेक्ट किया हूँ, बिकॉज कंक्रीट जो है इलास्टिक नेचर का नहीं होता है, जो कि विच इज नॉट ट्रू। पहला इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था, इट यूजेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए यूज कर रहा था, स्ट्रेस के वैल्यू के लिए ओनली। और वो क्यों यूज कर रहा था, गिव्स ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज वी डू नॉट नो द फेल्योर लोड। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो था, हम लोग फेल्योर लोड कितना पे कोई भी स्ट्रक्चर फेल होगा ये पता नहीं था, राइट, ओके। अगला हो गया आपका तीसरा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ लोड एज इट डजंट यूज एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू लोड। मतलब स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज था, लेकिन लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं था। जैसे कि LSM में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं था। अगला हो, इट डजंट अकाउंट फॉर श्रिंकेज एंड क्रीप। श्रिंकेज मतलब ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन बॉडी में श्रिंक, ठीक है ना। क्रीप मतलब क्या हो गया, लार्ज डिफॉर्मेशन एट अ कांस्टेंट टाइम, ठीक है ना, मतलब सस्टेन्ड लोडिंग के कारण लार्ज डिफॉर्मेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रीप, ठीक है, ओके। अगला हो गया, इट गिव्स
अनइकोनॉमिकल सेक्शन, बिकॉज WSM जो था वो थिकर सेक्शन के लिए जनरली यूज होता था। आपको मैं अभी यही बताया कि ब्रिजेज होता है, ट्रस होता है, ये सब चीज़ के लिए WSM का यूज किया जाता है। सो दिस इज अनइकोनॉमिकल, है ना। इट डजेंट पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर दैट अराइजेज एट द टाइम ऑफ कोलैप्स। मतलब ये नियर अबाउट सेम है इसके, किसके सेम है, फेल्योर लोड के। मतलब फेल्योर लोड हमको पता नहीं चलता था, इसीलिए यहाँ पे फिर से बोला गया, क्या बोला गया कि एट द टाइम ऑफ कोलैप्स ये अटेंशन नहीं दे पाता था कब वो फेल होने वाला है। करेक्ट। सो ये था बेसिक कंसेप्ट WSM का। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते कंसेप्ट ऑफ ULM। कभी कभी बहुत सारे कुछ नोट्स में या फिर कुछ जगह पे आप देखिएगा USM लिखता है, दैट इज अल्टीमेट स्टेट मेथड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, जो कि गलत है। ULM होता है अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड, या इसको लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर, क्या बोलते हैं हम लोग, लोड फैक्टर मेथड। करेक्ट है, लोड फैक्टर मेथड। ओके, सो ये लोड फैक्टर मेथड क्या था, है ना। तो ये है अल्टीमेट और कोलैप्स लोड आर यूज्ड एज डिजाइन लोड। मतलब वहां पे वर्किंग में क्या चीज था, अल्टीमेट लोड को हम लोग नहीं समझ पाते थे, मतलब कहाँ पे लोड वो ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे क्या किया, उस चीज को कवर किया। तो वो क्या बोला कि अल्टीमेट और कोलैप्स लोड आर यूज्ड एज डिजाइन लोड इन दिस मेथड। अल्टीमेट लोड इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वर्किंग लोड विथ लोड फैक्टर। वर्किंग लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड निकाल देता था इसमें, किसमें, ULM अल्टीमेट लोड मेथड में। द लोड फैक्टर गिव्स एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ लोड। मतलब इसमें एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो था नोन था मेरा, है ना, लोड के लिए। फिर क्या बोला, फिर बोला कि अल्टीमेट लोड मेथड uses the real stress strain curve and take into account for plastic behavior of material। मतलब जो उसमें ड्रॉबैक था वो दोनों को इलास्टिक ही कंसीडर कर रहा, तो वो इसमें नहीं कर रहा है, इसमें एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मान के करता है। और टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर प्लास्टिक बिहेवियर और मटेरियल। नाउ ULM अल्टीमेट लोड मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड LFM gives very thin section which results in excessive deflection and cracking। अब आपको एक चीज पता है कि WSM जो था काफी ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर के लिए होता था, बहुत ज्यादा थिक, जो कि अनइकोनॉमिकल हो जाता था। और ULM जो है बहुत ही थिनर सेक्शन के लिए यूज होता था। थिनर सेक्शन जैसे ही होगा उस पर हल्का सा भी लोड लगेगा तो ये इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से बेंड होने लगेगा, और बेंड ज्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ULM gives very thin section which results in excessive deflection and cracking, thus making the structure almost unserviceable। मतलब ये भी पूरा तरह से अच्छा नहीं हुआ ये मेथड। तो इन दोनों मेथड को जो डिफेक्ट था उसको कंक्लूड करके एक नया अप्रोच स्टार्ट हुआ, और वो अप्रोच क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। क्या था, कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। करेक्ट। अब लिमिट स्टेट मेथड क्या है, इट इज द मोस्ट रेशनल मेथड विच टेक्स इनटू अकाउंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब दोनों जो डिमेरिट था WSM और ULM में, उस सबको रेमडीज को दूर किया। इट इज द जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ, बोले अभी, WSM एंड ULM अल्टीमेट लोड मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड, है ना। ओके, नाउ द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्यूर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट, है ना। मतलब क्या बोले, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्योर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट का डेफिनेशन हो गया। अब लिमिट स्टेट based on the concept of safety at ultimate loads and serviceability at working load। समझ में आ रही बात, क्या हो गया, ये जो है सर्विसिबिलिटी के लिए वर्किंग लोड, सॉरी, सेफ्टी अल्टीमेट लोड पे सेफ्टी देता था और सर्विसिबिलिटी वर्किंग लोड पे देता था, है ना। अब आपका बात हो गया कि लिमिट स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो लिमिट स्टेट हैज टू इंपॉर्टेंट लिमिट। कौन कौन सा है लिमिट जो को कंसिडर्ड होता है डिजाइन में, तो आप देखिए वो लिमिट्स जो है, वो लिमिट्स है
आपका पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब क्या हो गया कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स चार चीज को कंबाइन करता है। पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या क्या उसके अंदर आता है उसको हम लोग समझेंगे। इट डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर मैक्सिमम डिजाइन लोड, राइट। यहाँ पे लिख दिया हूं मैं छोटा सा। दूसरा क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। इट डील्स विद द डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग अंडर सर्विस लोड, ड्यूरेबिलिटी अंडर वर्किंग मेथड और ऑब्लिक इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस ईटीसी, करेक्ट। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में, राइट, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में क्या क्या चीज आता है। तो पहला हम लोग लेंगे, पहला लेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आता था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है ना। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आता था, तो देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पहला आता था आपका फ्लेक्चर। फ्लेक्चर का सिंपल मीनिंग हो गया बेंडिंग। क्या मीनिंग हो गया, बेंडिंग। दूसरा दूसरा क्या आता था, कॉम्प्रेशन। तीसरा क्या आता था आपका, सीयर। क्या आता था, सीयर। और चौथा क्या आता था आपका, टॉर्सन। क्या आता था, एज पर IS 456/2000, एज पर IS 456/2000 लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स is the combination of limit state of flexure, that is limit state of bending, दूसरा limit state of compression, तीसरा limit state of shear और चौथा limit state of torsion, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली लिमिट स्टेट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में क्या क्या आता था, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में, है ना, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में आता था पहला आता था आपका डिफ्लेक्शन, और दूसरा क्रैकिंग, तीसरा वाइब्रेशन, और चौथा फायर रेजिस्टेंस ईटीसी, करेक्ट। चौथा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग फायर रेजिस्टेंस और ईटीसी, है ना। ये सब चीज़ जो था, ये सब चीज़ आता था किसमें, आपका लिमिट स्टेट मेथड में, है ना, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिएबिलिटी, करेक्ट। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझे, लिमिट स्टेट मेथड क्या है, वर्किंग स्टेट मेथड क्या है, ULM अल्टीमेट लोड मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड क्या है। अब हम लोग दोनों में डिफरेंस समझेंगे, और ये क्वेश्चन आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, राइट, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, राइट। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंपेरिजन बिटवीन WSM एंड LSM, कंपेरिजन बिटवीन WSM एंड LSM, है ना, LSM। सो पहला बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, कौन सा, WSM बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी और LSM बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। दूसरा, आज के वीडियो का भी लेंथ बढ़ा बिकॉज हम इस मॉड्यूल को खत्म करने वाले, इसलिए थोड़ा लेंथ 20 मिनट से थोड़ा एक्सीड करे, तो बने रहिएगा। दूसरा डिफरेंस क्या हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर अप्लाइड टू द यील्ड स्ट्रेस टू गेट परमिसिबल स्ट्रेस। ये हम लोग बता ही दिए थे परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकलता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड करते हैं यील्ड स्ट्रेस में कंक्रीट के लिए, और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को अगर डिवाइड कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपको निकलता है परमिसिबल स्ट्रेस इन फॉर स्टील, राइट। अब इसमें क्या हुआ, LSM में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर अप्लाइड टू डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। क्या चीज, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर अप्लाइड टू गेट डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब आपको समझा रहा हूं, एज पर कौन सा कोड मतलब कौन सा कोड, IS 456/2000। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है कंक्रीट के लिए कितना होता है, 1.5, है ना, और स्टील के लिए क्या होता है, 1.18। ध्यान रखिएगा, ये लिमिट स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग वर्किंग स्टेट में जाएंगे और कंक्रीट का देखेंगे तो ये होता है 3.0, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे होता है 1.8 स्टील के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है लिमिट स्टेट में ये होता है 1.5 कंक्रीट के लिए, और 1.15 ये 15 होता है ना, 15। फिर से हम लोग ये करके देखते हैं, कंक्रीट के लिए कितना होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5,
और स्टील के लिए होता है 1.15, है ना। और वर्किंग ये हो गया LSM के लिए, और WSM के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाता है 3.0 और ये तो 1.18, सॉरी 1.8, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके। अगला है आप लोग का नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर लोड। लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं हो रहा है। थर्ड, किस मेथड में? WSM में, है ना। और इसमें क्या होता है? LSM में यूज हो रहा है डिजाइन लोड्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ऑफ लोड टू दी वर्किंग लोड, करेक्ट। अगला है आप लोग का फोर्थ, एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन। इसमें नोन नहीं रहता WSM में, और इसमें नोन रहता है एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। अब आप लोगों को क्या हो गया, ये मेथड जो होता है, दिस मेथड गिव्स थिकर सेक्शन, मतलब WSM अनइकोनॉमिकल हो जाता है बिकॉज वो थिकर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, और LSM जो है मोर इकोनॉमिकल बिकॉज इट रिक्वायर्स थिनर सेक्शन। अब ध्यान रखिए ULM में बहुत ज़्यादा थिन था, इसलिए वहाँ पे क्रैकिंग हो रहा था, ये ऐसे नहीं मिसमैच कर दीजिएगा। ये LSM में थिनर सेक्शन के लिए यूज होता है, इसीलिए ये इकोनॉमिकल है, और WSM में क्या हो रहा है? थिकर सेक्शन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए ये लेस इकोनॉमिकल है ना। और ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक मेथड। कौन सा मेथड हो गया? डिटर्मिनिस्टिक मेथड, है ना। और ये हो गया आपको प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, है ना। सो ये डिटर्मिनिस्टिक मेथड क्यों हो गया? क्योंकि ये आपको इट एज्यूम्स दैट एक्चुअल लोड्स परमिसिबल स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर नोन। इसमें एक्चुअल लोड और आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी नोन है, करेक्ट। और इसमें क्या है, आपको वो चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे, मतलब एक्चुअल डेटा पे डिपेंड करता है, मतलब अप्रोच विच डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल डेटा और एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। सो हम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एक कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज IAS कोड से रिलेटेड कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर्स RSG। थैंक यू सो मच।